हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। तो चलिए गाइस, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हम सोल्व करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 2, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। गाइस 50 नंबर का आपका ये पेपर होता है और बहुत अधिक रोल होता है इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इनमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इससे आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छी पॉलिशिंग मिलेगी। आप साथ साथ में इनको याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ इनके जवाब दीजिएगा। गाइस, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपके सभी क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे, आशा करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचनाओं को अपनाए जाने का सुझाव दिया। कौन सी संरचना को? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें से आपको जो बिल्कुल सटीक आंसर है वही चुनना होगा। और गाइज, आपको इसमें पूछा यह गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार है, शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी गाइज, आपने देखा होगा जो अभी तक फॉलो आ रहा था, हालांकि अभी तो नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके बाद प्रोसीजर अलग होगा, लेकिन ये पहला पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले 1 to 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है अलग कैटेगरी में रखे जाते थे। फिर 2 साल के लिए 11th और 12th के लिए अलग पढ़ाई थी। फिर उसके बाद 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती थी, तो 3 वर्गों में उसको बांटा गया था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गाइस, साथ साथ में रीजन भी जानते हुए चलेंगे हर एक क्वेश्चन का, क्यों कैसे कैसे हुआ, उससे आपको परमानेंटली याद रहेगा और पेपर में आप बहुत जल्दी इसको रिमाइंड कर पाएंगे। ओके, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। हर एक क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई। तो ये बताना है आपको कौन सी योजना के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बनाई गई। तो ये हुआ था दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत 1986 में क्या हुआ था, जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी उसको अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए बात की गई थी। ठीक है, और ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान अंग है किसका? 4 ऑप्शन है, जल्दी से देखिए। साक्षरता, सर्व शिक्षा अभियान या निरक्षरता। हमें अपना आंसर मिल चुका है, इसीलिए हम आगे नहीं जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सर्व शिक्षा अभियान का अंग होता है स्कूल चलो अभियान। जैसे कि आपने बहुत सारे एड्स भी आते हैं इसको लेकर, स्कूल चले हम, ठीक है, तो वो इसी अभियान के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। आगे बात कर लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे वेरी शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो पहले भी आ चुका है, तो बिल्कुल आ सकता है दोबारा भी। देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस है। प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। बिल्कुल सही, यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य यही होता है कि जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी जो छोटी छोटी न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उनकी सुविधा प्रदान करना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है किससे? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक या प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर पता चल रही है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ठीक है, एक चीज से आप इसको रिलेट करिएगा कि कस्तूरबा गांधी एक महिला के नाम से विद्यालय बनाया गया, तो जाहिर सी बात है प्राथमिक जो स्तर की महिलाएं बालिकाएं होती हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का शुरुआत की गई थी।
बिल्कुल सही, रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बालिका से संबंधित है। अब जब स्कूल का नाम ही, विद्यालय का नाम ही बिल्कुल जो है कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय है, ठीक है, फीमेल से संबंधित है, तो फिर उसमें प्रथम बालिका शिक्षा से ही उसका संबंध होगा। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मार्च 1992 में यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया। दोस्तों, जितनी भी समितियां हैं, यशपाल समिति, कोठारी आयोग, इन सभी के बारे में मैं आपके लिए एक अलग क्लास बना दूंगी। वहां पर आप बहुत अच्छे से इनको कवर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपकी क्लास होगी, बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर के आने वाली हूँ। उससे क्या होगा, आपका इन समितियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो बहुत इजीली आप उसका आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये कथन है लॉर्ड मैकाले का, कि अगर इससे अच्छा तो यही है कि अगर ज्यादा व्यक्तियों को शिक्षा देने से अच्छा है कि कम लोगों को और अच्छी शिक्षा दी जाए। ठीक, ये बात कही लॉर्ड मैकाले ने। आप लोगों को समझ आ रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? ये आपको बताना है कि जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है उसका प्रेरक वाक्य क्या है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका वाक्य है, एक पढ़ाए एक। बिल्कुल, एक पढ़ाए एक, ये इसका प्रेरक वाक्य है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आप में से डाइट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डाइट की फुल फॉर्म ही जान लीजिए पहले तो क्या होती है, पूछ ली जाती है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और कब हुई थी इसकी स्थापना? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी 1986 की शिक्षा नीति के द्वारा डाइट कॉलेजेस की स्थापना की गई थी। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लगा लीजिए, 2 बार तो एग्जाम में पूछा जा चुका है और बिल्कुल दोबारा भी रिपीट हो सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना होगा। जो मिड डे मील योजना है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। 15 अगस्त 1995। ठीक है गाइस, आपको बिल्कुल एज इट इज आपको ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आप बाद में जब भी चाहे इसको रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? दोस्तों, यहाँ पर ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आप बिल्कुल इसको स्टार लगा के रखिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया था? यह किया गया था अनुच्छेद 21 क के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 21 क के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार इनमें से कौन सी है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी सिर्फ किताबों तक ज्ञान सीमित ना हो, उसको बाहरी जो ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, वातावरण का ज्ञान है, उन सभी से अवगत कराना। आगे अगला ऑप्शन है, पढ़ाई की रटंत जो पद्धति होती है उससे मुक्त करना, और पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। ये सभी इसके क्या है? विशेषताएं है। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ये सभी उसके उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है कौन? यानी जो वित्तीय रूप से उसकी मदद करता है वो कौन सी सरकार करती है? राज्य, केंद्र या दोनों, या फिर राज्य एवं ग्राम पंचायत?
तो दोस्तों जो सर्व शिक्षा अभियान है या फिर शिक्षा से जुड़े जितने भी आप कह सकते हैं अभियान होते हैं या फिर कोई भी फैसला होता है, उनमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करती है, वित्तीय सहयोग देती है। बिल्कुल सही बात है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देश में संविधान कब लागू किया गया था। दोस्तों बिल्कुल इस टॉपिक से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे संविधान से। संविधान के लिए आपकी एक डिटेल्ड क्लास में जल्दी ही लेकर आऊंगी और उसमें आपके संविधान से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि कब लागू हुआ था, तो जल्दी से बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल मैं आशा करती हूँ आप सब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जानते होंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं आपको इसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सही बात है। आगे बात करते हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया कब। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना इनमें से किसका काम है। सामाजिकरण, मानवीकरण, सार्वभौमिकरण या विद्यालयीकरण। तो शिक्षा के किसी निश्चित स्तर को सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना ये सार्वभौमिकरण का कह सकते हैं आप उद्देश्य होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, बिल्कुल नहीं। विद्यालय ज्यादा होना जरूरी नहीं है, बल्कि उन प्रभावी होना जरूरी है। आगे बात करते हैं। छात्रों की व्यवस्था करना, बिल्कुल नहीं। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, नहीं। मिड डे मील की व्यवस्था करना, जी नहीं। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना इनमें से कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, पहले भी रिपीट हुआ था। इस बार थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं ये किस योजना के थ्रू मिलती थी, आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की गई थी। ये दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है इसका ही उद्देश्य है न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना स्कूलों में। आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी, यानी पढ़ी लिखी थी। साक्षर कौन होते हैं, पढ़े लिखे। तो कितनी थी, ये थे दोस्तों सिर्फ 14% जो जनसंख्या थी भारत की, वो स्वतंत्रता के समय, ठीक है, साक्षर थी सिर्फ 14%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन हैं यहाँ पर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा इनके चांसेस होते हैं रिपीट होने के, मल्टीपल चॉइस में नहीं तो वेरी शॉर्ट में। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, यह बात किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों सृजनात्मक क्रियाकलापों से संबंधित है। क्या आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर बताना। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। तो ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, बिल्कुल। और ये इसी उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को। आगे बात करते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं के लिए साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी के लिए ये योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है कौन। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या राज्य और केंद्र सरकार दोनों, या फिर ग्राम पंचायत। दोस्तों एक चीज हमने अभी
आपसे डिस्कस की है कि जितनी भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं होती है या कुछ भी शिक्षा से संबंधित आपके क्षेत्र में या कोई भी काम कराया जाता है तो उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी रहती है वित्तीय सहायता प्रदान करने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? कितने वर्ष बाद? तो ये होता है 5 वर्ष बाद क्या होता है, पाठ्य चर्चा और समीक्षा का प्रावधान होता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था कब? महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा था बुनियादी शिक्षा या फिर हम इसको बेसिक शिक्षा भी कह सकते हैं। तो ये कब रखा गया था ये प्रस्ताव? ये रखा गया था सन 1937 में। ठीक है गाइस, इसका सही जवाब होगा सन 1937 में। आगे बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। बिल्कुल सही जवाब, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय के बच्चे को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो ये दिए जाने चाहिए प्राथमिक विद्यालय के। उन्हें सिर्फ जो है उनकी पुस्तकों तक बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने आसपास, अपने वातावरण, अपने पास घटित होने वाली सभी चीजों से अवगत कराना चाहिए और उनके विकास के लिए उनको अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, ये 2016 और 2019 में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? ह्रास की समस्या से क्या आशय है? ह्रास क्या होता है? ह्रास होता है दोस्तों, इंग्लिश में अगर ह्रास का मतलब देखें तो होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, किसी चीज में कमी आना, ह्रास का मतलब होता है कमी आना। तो इससे यहाँ पूछा गया है क्या आशय है ह्रास से। अगर बात शिक्षा की चल रही है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए शिक्षा के ह्रास या शिक्षा की कमी की बात हो रही है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सटीक आंसर होगा? कक्षा में अनियमित उपस्थिति या बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना शिक्षा के लिए ह्रास है, या बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना, या बच्चे को गांव छोड़कर शहर चला जाना। दोस्तों, एक बात आपको मैंने बताई यहाँ पर कि ह्रास का मतलब होता है कमी आना। ठीक है, जब बच्चे विद्यालय छोड़कर जाएंगे तो क्या होगा? शिक्षा का ह्रास होगा, शिक्षा में कमी आएगी। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर से, बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना शिक्षा का ह्रास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, पटेल एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है पटेल एक्ट? यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो ये प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। कौन? पटेल एक्ट। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। क्या निहित है? ये है दोस्तों पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ये इसका क्या है? सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था कब? तो ये प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 में। ठीक है, 16 मार्च 1911 में गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन में के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा किसने? तो ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या प्रस्ताव रखा था कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा जो होती है। बिल्कुल सही बात है, याद रख पाएंगे आप। गाइस, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ साथ आंसर देते हुए चलिए। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है उससे आपके लिए और बेनिफिट होगा, परमानेंटली आपके माइंड में वो चीजें स्टोर हो जाएगी। आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आंसर पर टिक करके आएंगे। आगे बात करते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ किससे?
ये हुआ था दोस्तों 1813 का जो आज्ञा पत्र था, उसके कारण क्या हुआ था, जो पाश्चात्य विवाद था, उसका जन्म हुआ था। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो 1964-66 में शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था श्री DS कोठारी। ठीक है, कोठारी साहब कौन थे? अध्यक्ष थे 1964 और 1966 में शिक्षा आयोग के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल विकास परियोजना संचालित की गई कब? ये की गई थी दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो आती थी वो 5 वर्षों में एक बार आया करती थी, तो उसमें जो 9वीं बार पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की बात की गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था कब? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2004 से इसकी शुरुआत यूपी यानी उत्तर प्रदेश में की गई थी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा की गई थी सबसे पहले केरल राज्य में। ठीक है गाइस, सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? केरल राज्य में। अधिकतर जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत दोस्तों केरल राज्य से होती है। और आप एक फैक्ट जानते होंगे कि केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल है। आगे बात करते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है किससे? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, यानी शुरुआती दौर होगा प्राथमिक शिक्षा का, तो इनमें से कौन सा होता है? ये बिल्कुल ऑप्शन को देख के ही आप टिक कर पाएंगे, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ही पूर्व प्राथमिक, ठीक है, संबंधित है। आगे बात करते हैं, यशपाल समिति का गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वर्ष 1992 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है कौन? इनमें से कौन बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है? बात करें महात्मा गांधी, बिल्कुल संबंधित है। जाकिर हुसैन संबंधित है। SK सिन्हा संबंधित है। तो कौन नहीं है? BG खेर, ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो कुपोषण की समस्याओं को दूर करना इनका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कुपोषण की समस्या को दूर करना यही इनका उद्देश्य नहीं है। हालांकि होना चाहिए लेकिन नहीं है, हमें वही याद करना है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला शिक्षा सम्मेलन जो 1901 में हुआ था, तो वो किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन इस समय क्या थे? 1901 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन भी किया गया था, यानी बंगाल को भारत से अलग कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आगे बात करते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया कब? शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब मिला? तो यह मिला था 1976 ईस्वी में। शिक्षा को समवर्ती सूची के अंदर रखा गया था। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? यानी इस पर जो केंद्र सरकार होती है उसका भी अधिकार रहेगा और राज्य सरकार भी इस पर फैसला ले सकती है। तो दोनों मिलकर इस पर फैसला लेते हैं, इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। और इसीलिए शिक्षा पर जो दोनों पक्ष होते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी कब? तो यह हुई थी 1988 में। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी 17 मई 1993 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों देखिए, 2015 में पहले रिपीट हुआ था और 2017 में फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है। और इस बार थोड़ा सा अलग करके पूछ लिया जाता है कि जो अगर बच्चे
विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ह्रास। ठीक है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका इसका कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? UN ढेबर। ठीक है, जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे UN ढेबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे दुर्गा भाई देशमुख। बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से। अब समाप्ति की ओर है हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लगभग हमने सभी कवर कर लिए हैं। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है किनको? ब्रेल लिपि किसके लिए बनाई जाती है? अंधों के लिए। ठीक है, जो देख नहीं सकते। ब्रेल लिपि में क्या होते हैं? उभरे हुए अक्षर लिखे होते हैं। किसी भी जो पाठ्य सामग्री होती है उस पर अक्षर जो होते हैं, शब्द जो होते हैं वो उभर कर लिखे होते हैं, जिससे जो देख नहीं पाते वो बच्चे हाथ उनके ऊपर रख के, उनके ऊपर हाथ फेर के समझते हैं, पता लगाते हैं कि ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। तो ब्रेल लिपि अंधों के लिए बनाई गई है। ठीक है, अंधों को शिक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय प्रारंभ किया गया था कब? तो सन 1997-1998 में प्रारंभ किया गया था। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो शिक्षा के अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? ये दिया था हर्ट्ज समिति ने। शिक्षा के अपव्यय की बात की गई है यहाँ पर, तो इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा। अपव्यय की जहां बात आती है कि शिक्षा का अपव्यय और अवरोधन, इस पर अपना सुझाव किसने दिया था? तो हर्ट्ज समिति ने इस पर अपना सुझाव दिया था। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उनको बताइए कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और प्रैक्टिस भी मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है गाइस, और साथ साथ आपका एक दिन बीच में टेस्ट भी ले लिया जाएगा। सो गाइस, जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। फिर से मुलाकात होगी एक नए आपके चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।